संभल कर गिरना और गिर कर संभलना, इसी को जिंदगी कहा जाता है। किसी महान इंसान ने कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम खुद गलतियां करो और उसके बाद सीखो। बस इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान को अपना आइडियल मानते हैं और उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं ताकि हम भी सफल हो जाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर की लिस्ट का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आज हम उनकी कही हुई स्पीच के बारे में ही बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था और आज की जनरेशन को उन्होंने क्या सीख दी थी। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में इतना करीब पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, पर मैं उसके 18 महीने तक वहाँ पर जाता रहा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उनकी वाइफ के थ्रू अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो अब तक वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल किया गया और उनसे कहा गया कि मेरे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसको गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी नहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल के बाद मैं कॉलेज गया। पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया था। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की बाध्यता ख़त्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल लौटाने से मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, यह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था।
चूंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह सीखूंगा भी। मैंने सेरिफ और सेंस-सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर्स कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वैरी करना और अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसको साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये मुझे बेहद पसंद भी था। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का यूज़ कहाँ पर करूँगा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या फिर प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन रखना होगा कि अभी जो कुछ हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो ही जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए हिम्मत देगा। तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था मुझे वो जल्दी ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज़ की। मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे फायर हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों के बीच में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और मुझे कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था, अब वह सब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं समझ रहा था कि मैं क्या करूँगा। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया। मैं डेविड पकार्ड और जॉब नॉइस से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं आज भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब
बिगिनर होने के वेलकम में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत ही फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्चर स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्चर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस वक्त यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। एप्पल ने एक अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन लिया और नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया, और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव माई वर्क। आप रियल में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लॉ को फाइंड करना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हो। काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा, और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी चीज़ों में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इस कोट ने मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन बना दी, और तब से पिछले 35 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता, मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारे एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनें। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है, और अब मैं 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो कुछ महीनों में ही कर लीजिए। इसका मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए।
मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले में के रास्ते पेट से होते मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया। इस सुई से ट्यूमर के कुछ सेल निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल को देखा तो वह रो पड़े। दरअसल सेल देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँगा भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास से कह सकता हूँ, डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। कुछ दिनों बाद आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए और औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। ये पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गलत है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलिन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, इसे पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 की दशक की बात है, जब कंप्यूटर डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर, सीजर और पोलराइड कैमरा की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया, वो भी गूगल के आने से 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इश्यूज के बैक कवर पे एक प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पर यदि आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था। उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। थैंक यू वेरी मच। ऐसी कमाल की स्पीच थी स्टीव जॉब्स की। इतने कमाल के व्यक्तित्व रखने वाले स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनकी ये स्पीच आने वाली जनरेशन को ये ज़रूर बताएगी कि उन्हें अपना रास्ता कैसे चुनना है, कैसे सफल होना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।